Hi everyone, myself Akansha Tundak and I welcome you all to PWCSIR Net and GATE YouTube channel. तो अगर आपका टारगेट CSIR नेट दिसंबर वाला अटेम्प्ट है तो तभी आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है ना। तो अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका CSIR नेट दिसंबर 2026 वाला जो अटेम्प्ट है उसमें सिलेबस क्या है। क्या जो आपने सुना होगा प्रपोज्ड सिलेबस आया था अभी कुछ महीने पहले, क्या वो इम्प्लाई हो चुका है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। रिवाइज्ड सिलेबस देखेंगे जो आपका प्रपोज हुआ है एक तरीके से, और जो आपका पहले था पुराने वाला सिलेबस उसको देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि CSIR नेट का सिलेबस इज लाइक दिस मच है ना, बहुत सारा है, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो आपको मेन पहले चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी पूरा सिलेबस होने के बाद कि हाँ आप यहाँ से स्टार्ट करना, इनको पहले कंप्लीट करना, फिर आप आगे बढ़ सकते हो आराम से और आप बहुत अच्छा भी ऐसे स्कोर करोगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो, CSIR नेट दिसंबर 2026 के लिए हम कंप्लीट सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। ये क्या है, ये जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखी है, ये आपके पुराने वाला जो था अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस जो आप कह सकते हो, ये वो है। सिंस प्रपोज्ड हुआ था पर वो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, वो अभी करंट नहीं बना है, तो अभी हम उसको प्रपोज्ड ही मान के चलेंगे, वो अभी हम रिवाइज्ड नहीं मान के चलेंगे। एग्जिस्टिंग अभी यही है हमारा। तो इसमें क्या था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीन हिस्सों में बटे हुए थे। आपको पता है तीन ब्रांचेस हम कर सकते हैं केमिस्ट्री की। तो उसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या आता है, देखो आपको ये सब चीजें पढ़नी है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका पीरियोडिसिटी चैप्टर। अगर मैं बोलूं इनऑर्गेनिक में आपका फाउंडेशन कौन बिल्ड करता है, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग, तो ये दोनों चैप्टर तो आपको आने चाहिए। तो पीरियोडिसिटी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वही है जो मैं बोल रही हूं, दैट इज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इन होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, फिर शेप्स, हाइब्रिडाइजेशन, जो भी सब कुछ आपकी बॉन्डिंग में आता है ये वही सब है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी सबने सुना होगा नाम इसका। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपका मेन ग्रुप में से आ गया कि एसिड और बेस की थ्योरी आपको आनी चाहिए। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये तो नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ठीक है। देन ये थर्ड हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। फोर्थ इज द मेन ग्रुप। जैसे मैंने बोला मेन ग्रुप का पार्ट ही है ऊपर वाला, दैट इज योर सॉफ्ट एसिड बेस। तो यहाँ पर मेरे पास है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, उनकी एलोट्रोपी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, सब कुछ जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब मेन ग्रुप में यहाँ पे लिखी हुई हैं। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ट्रांजिशन एलिमेंट एक ही साथ चलते हैं, डी ब्लॉक, तो उन सब की प्रॉपर्टीज जो भी चीजें होती हैं वो सब यहाँ पे गिवन है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरी, स्पेक्ट्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब कुछ मैकेनिज्म सब आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन, तो उन्हीं के बारे में सब कुछ है कि स्पेक्ट्रल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिडॉक्स केमिस्ट्री, जो उनकी जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब आनी चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल एप्लीकेशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही जो उनकी एनालिटिकल एप्लीकेशन होती है वो भी मेंशन्ड है सिलेबस में। देन उसके बाद OMC कंपाउंड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो हमारे पास है OMC कंपाउंड, सिंथेसिस, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, जो भी सब आता है सब कुछ मेंशन्ड है। देन उसके बाद केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स, है ना, केजेस हमारे पास बनते हैं और क्लस्टर्स होते हैं, वो सबके आपकी शेप्स वगैरह सब कुछ, बॉन्डिंग। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिक, जो भी आपके पास टेक्निक्स है एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये भी आपके सिलेबस में है। देन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो आपकी बायो इनऑर्गेनिक आ गई, फोटो सिस्टम्स, पोरफायरेंस, जो भी उसे मेटालो एंजाइम्स, जितने भी सब तरीके से होता है बायो इनऑर्गेनिक में वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। देन उसके बाद आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR रमन। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं ना, तीनों में ही स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, फिजिकल में भी, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आ रही है। ठीक है, देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन, फ्यूजन, रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स, ये सब चीजें आपके सिलेबस में है, दैट इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
OMC हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, मैं मेन नाम ले रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद केजेस एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, डन है। दिस इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक है, इतना ही है, इससे अलावा अभी कुछ नहीं है। अब है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक हमने देख लिया कि इनऑर्गेनिक में आपका ये सिलेबस है, आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाना चाहिए। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्या सिर्फ इतना सही है? नहीं भाई, इसके आगे भी अभी बहुत कुछ लिखा है, फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा है, ठीक है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, सबसे पहले ही इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स डाल दिया है। तो जो भी आता है उसमें पॉस्टुलेट्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, आइगन वैल्यूज, फंक्शंस, जितना भी सब आता है वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है कि एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 2D, 3D सब कुछ होता है, ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स SPD की, देन उसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टनलिंग, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। एक एक वर्ड जो आप कोर्स में पढ़ते हो ना वो सब मेंशन्ड है, तो सब कुछ आ सकता है ना। देन अप्रोक्सीमेट मेथड, ये भी क्वांटम का ही है, ये भी क्वांटम का ही है ना। तो अप्रोक्सीमेट मेथड जो भी हम वेरिएशनल प्रिंसिपल लगाते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी लगाते हैं, देन उसके बाद सेकंड ऑर्डर निकालते हैं ना पर्टर्बेशन में, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्वांटम का ही पार्ट होता है वैसे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर को अलग से और स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख दिया। टर्म सिंबल, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल, ठीक है। फिर आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग इन डायटॉमिक्स, जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारी आती है, हकल थ्योरी, बेसिकली ये भी क्वांटम का पार्ट है। जो आप क्वांटम में पढ़ते हो, हकल थ्योरी पढ़ते हो ना, वहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो, तो ये बस ये वही पार्ट है क्वांटम का जो अलग से मेंशन्ड है। एज सच डरना नहीं है कि मैम ये कौन सा चीज़ ऐड हो गई, ठीक है। देन उसके बाद केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो ना, उसमें सारे सिमेट्री एलिमेंट्स, उनका कैरेक्टर टेबल, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है कि हाँ ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो हर एक में है और स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, देन रोटेशनल, वाइब्रेशनल, IR, जितने भी सिलेक्शन रूल होते हैं उनकी एप्लीकेशन होती है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है और वो मेंशन्ड है। देन आता है आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, उसमें लॉज, उसमें जितने भी आपकी एप्लीकेशंस आती हैं, सारी एनर्जीज, एंट्रोपी, सब कुछ, स्पॉन्टेनिटी, सब कुछ मेंशन्ड है। मैक्सवेल रिलेशन, फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया, सब कुछ। देन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल अलग होती है और स्टैटिस्टिकल अलग होती है। तो स्टैटिस्टिकल में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो आप नॉर्मल गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हो। पार्टीशन फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद देयर रिलेशन विद थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, कैलकुलेशन ऑफ मॉडल सिस्टम, माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, ये सब निकालना, ये सब आता है आपका स्टैटिस्टिकल में। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इजी चैप्टर है ना, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नर्स इक्वेशन, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल, डिबाई हकलन, सब कुछ जो आपने पढ़ा है, जो आपको पता है, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। 10th है केमिकल काइनेटिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रो भी इंपॉर्टेंट होता है अगर मैं कहूँ, और केमिकल थर्मो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉस, टाइम, टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्टिवेशन एनर्जी, जितना भी सब कुछ है, रेट कांस्टेंट, रेट, सब कुछ आपका यहाँ पे काइनेटिक्स में आता है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी यहीं पे मेंशन्ड हो गया है, डन। देन उसके बाद कॉलॉइड्स एंड देयर सरफेसेस, जो आपकी सरफेस केमिस्ट्री है वो यहाँ पे आती है। तो स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड्स, सब कुछ मेंशन्ड है। सॉलिड स्टेट क्रिस्टल्स, उसकी लैटिस कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके में प्लेन कौन सा पास हो सकता है, ये सब चीज़ें हमारे पास सॉलिड स्टेट में आती है। पॉलीमर केमिस्ट्री भी है, मोलर मासेस, काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सब आती है पॉलीमर केमिस्ट्री में। देन डेटा एनालिसिस भी मेंशन्ड है कि भाई मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, डन, ओके। जो जो मेंशन्ड है सिलेबस में अभी मैं आपको वो बता रही हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना सारा करना होता है, अगर मैं अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपेयर करना, तो क्या इतना सारा पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं क्या दिसंबर का अटेम्प्ट दूंगा, आ गया ये तो पेपर, है ना। ऐसे ही लगेगा कि मैम आ तो गया पेपर, 4 महीने रह गए हैं, क्या हम इतना सारा पढ़ के 4 महीने में कर सकते हैं। तो अभी रुको, अभी सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, अभी बताऊंगी कि कैसे करना है ना। चलो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, सबसे बेसिक IUPAC नॉमेनक्लेचर नेमिंग, है ना। तो
ये है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी यहीं पे लिखा हुआ है, दैट रिजियो एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो भी हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपके पास एसिमेट्री सिंथेसिस होती है, आपके पास इनैंशियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी जो भी होती है वो सब यहाँ पे आती है, ठीक है। देन उसके बाद हम जीओसी में एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे है एरोमेटिसिटी बेंजोनॉइड नॉन बेंजोनॉइड की, एंड जनरेशन और उनकी रिएक्शन की, वो बनते कैसे हैं एंड देन उनकी रिएक्शंस कैसे होती है, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब लोग कैसे बने, इनकी क्या प्रॉपर्टीज आई, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। देन फिफ्थ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, जो कि एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब होता है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक मेंशन्ड है। देन कॉमन नेम रिएक्शंस, जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस है वो यहाँ पर है। अब देखो उन्होंने सबके नाम नहीं लिखे, बहुत सारी हैं, तो बस नेम रिएक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। देन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स, जितने भी रिएजेंट्स आपके आते हैं, भले ही वो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स हो, न्यूक्लियोफिलिक हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो, जितना भी हो वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोई भी रिएजेंट हो वो यहाँ पे होता है, और हम उसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखते हैं, कीमो देखते हैं, रिजियो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, ठीक है, डन। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस, कि भाई आपका प्रोडक्ट बन गया, चलो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालते हैं, उल्टा करते हैं, तो वही सब सेम चीज आती है यहाँ पे कि रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथॉन्स, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, उम्प्लाउंग ऑफ रिएक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। देन उसके बाद एसिमेट्रिक सिंथेसिस आती है, कायरल ऑक्सिलरीज, मेथड्स ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन, रिएजेंट, कैटलिस्ट, कंट्रोल रिएक्शन, सब कुछ। देन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, फिर उसके बाद आगे जाके हमारे पास आता है ग्रुपीन रिएक्शन, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक, तो बेसिकली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, ये वही है, फ्यूरान, पायरॉल, ये सब, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए, आरएनए, वो यहाँ पे आते हैं, वो सब मेंशन्ड है यहाँ पे कि टर्पिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, ये सब चीजें, ठीक है। देन स्ट्रक्चर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो एनएमआर होती है, यूवी होती है, आईआर होती है, वो ऑर्गेनिक में भी होती है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पर भी है, सो दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स। ये कौन से टॉपिक्स है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, जो होते हैं नैनो साइंस में, केमिस्ट्री कहाँ लगी, कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए अभी डिस्कशन सिर्फ इतना किया है कि एग्जिस्टिंग सिलेबस में क्या क्या है, ये सब मेंशन्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये एग्जिस्टिंग सिलेबस है ये बिल्कुल बिल्कुल मैच करता है प्रपोज्ड सिलेबस से। बस जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं, अभी मैं दिखाऊंगी, जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो थोड़े से ना अलग आपको दिखेंगे, अलग एज सच वो है भी नहीं, आप वो पढ़ते हो, अगर आपने पढ़ाई अभी शुरू कर ही रखी है तो आप वो ऑलरेडी पढ़ते हो, और जो बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा उसको वो चीज़ पढ़ाई जाती है। बस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑफिशियल्स ने क्या किया है, ऑफिशियल्स ने इलैबोरेटेड वे में लिख दिया है उसको, या अलग से एक टॉपिक बना दिया है ऐसा करके, ठीक है। तो एज सच अगर आप मुझसे पूछो तो जो प्रपोज्ड सिलेबस है वो डिफरेंट नहीं है एग्जिस्टिंग से। बस एक चीज़ मैं अगर कहूँ तो आप मेरी मान सकते हो कि जब आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो तो आप, अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ के जा सकते हो। ये टॉपिक्स आप कह सकते हो कि बहुत रेयर होता है इनका आना, चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप छोड़ के जा सकते हो। बट पहले आप अपने जो जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो करना, जो मैं बताऊंगी, और फिर उसके बाद आप ये करना, ठीक है। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन। ओके, तो अब देखो ये था एग्जिस्टिंग सिलेबस। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रपोज्ड की, जो प्रपोज हुआ था 2026-2027 वाले इंटरवल में ही, है ना। अभी प्रपोज हुआ था ना 2-3 महीने पहले, तो 2 महीने पहले। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है पर्पल से। यहाँ पे मेरा पॉइंट बस ये है कि एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, बस उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो 3 ब्रांचेस थी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीनों को हटा के उन्होंने क्लब कर दिया और वो सिलेबस आपके लिए बना दिया। तो क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए? नहीं, बस जो पर्पल वाली लाइंस आपको दिख रही हैं हाईलाइटेड, वो ऐड आपको दिखेंगी, न्यू दिखेंगी, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले
एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक ये, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है 1 पे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने पूरी क्वांटम डाल दिया। जैसे मैंने बोला था ना अभी जब मैं वो करा रही थी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्वांटम का ही पार्ट है, तो अब उन्होंने क्या किया, जो सेम सेम टॉपिक्स हुआ करते थे उनको अलग अलग ना लिख के, बिल्कुल स्कैटर्ड वे में ना लिख के, एक साथ अच्छे से कलेक्ट कर दिया है, दैट्स इट। तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर भाई सब कुछ वही है जो मैंने बताया था अभी, जो भी क्वांटम में डिस्कस किया था, पर्टर्बेशन थ्योरी, जो भी डिस्कशन हुआ था वो सारा का सारा यही मेंशन्ड है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में जितना वीबीटी, एमओटी सब कुछ जो आता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, वेस्पर थ्योरी सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास बस ये एक्स्ट्रा लाइन आपको ये दिख सकती है, और बताऊं ये भी हम करते ही हैं ऑलरेडी। एमओटी बेसिकली हेट्रोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स की, हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स की तो हम करते ही है ना, मॉलिक्यूल्स की, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स की भी करते हैं। और यहाँ पे मेंशन है कि ये एन है और एन 2 से लेकर 4 तक, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स की एमओटी तो हम बनाते ही हैं, तो ये बस स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर दिया है अब, ठीक है। ये पहले ऐसे स्पेसिफिक मेंशन नहीं था, पर्पल लाइंस को ऐसे हाईलाइट करने का मतलब ये हुआ कि ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, अब मेंशन हो चुका है, ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर, भाई सब कुछ सेम है एग्जैक्टली। नॉमेनक्लेचर में उन्होंने क्या किया, सारे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उनको क्लब कर दिया, ठीक है। तो आपको वही सेम चीज दिखेगी। ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्रुप थ्योरी के साथ चलती है तो उन्होंने क्लब कर दिया है, तो यहाँ पे क्लबिंग है। अब यहाँ पे आपको ये चीज अलग दिख सकती है कि मैम ये क्या होता है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली ये आईआर में ही पढ़ाई जाती है, एफटीआईआर, और ये आईआर का ही पार्ट है, पढ़ाई जाती है, तो एज सच कुछ डिफरेंट है नहीं, ठीक है। सिमिलरली इंटरप्रिटेटिव मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैम ये क्या होता है, जब भी आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई रिजल्ट आता है तो उसको इंटरप्रेट करते हैं हम, कंक्लूजन निकालते हैं, स्ट्रक्चर निकालते हैं, बस भाई ये वही है, ये उसका फैंसी वर्ड लिख दिया है, ठीक है, समझ गए, फैंसी वर्ड है। देन उसके बाद केमिकल एंड स्टैटिस्टिकल थर्मो, पहले उन्होंने स्टैटिस्टिकल अलग केमिकल अलग लिखा हुआ था, अब उन्होंने एक साथ लिख दिया, डन, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या दिखेगा, एक्स्ट्रा आपको दिखेगा सॉल्यूशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मेंशन था स्टैटिस्टिकल में, मैंने बताया था ना अभी, बट सॉल्यूशन कहीं भी मेंशन नहीं था। तो हाँ, सॉल्यूशन वर्ड न्यू आ चुका है सिलेबस में, सॉल्यूशंस जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन होता था ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड ऑल, तो वो चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है, प्रपोज्ड में। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी न्यू एडेड नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री एक साथ क्लब कर दिए हैं, और उन्होंने ये वर्ड मेंशन कर दिया है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, बट अगेन ये हम पढ़ते हैं जब आप काइनेटिक्स और सरफेस को इन डिटेल पढ़ते हो, ठीक है। देन उसके बाद एस एंड पी ब्लॉक एग्जैक्टली सेम है। अब यहाँ पे इन्होंने मेन ग्रुप को, क्लस्टर्स को, केजेस को, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को, सॉल्वेंट्स को, सबको क्लब कर दिया, तो कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है, आज सच कुछ भी न्यूली एडेड नहीं है। देन उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, उन्होंने इनर ट्रांजिशन मेटल्स एफ ब्लॉक को और ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन को एक साथ लिख दिया है, तो देखो एक साथ लिख दिया है, ठीक है, तभी इतना बड़ा दिख रहा है, कुछ भी न्यूली एडेड नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अगेन सब कुछ वही है। बायो इनऑर्गेनिक सेब सब कुछ सेम है। देन सॉलिड स्टेट डन वही है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैंने वहां पर बताया कि सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा सा मेंशन था, अब उन्होंने इलैबोरेटेड वे में लिख दिया, पढ़ते सब कुछ है, तो सब कुछ यही वही है जो आप पढ़ते हो। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वही सेम चीज जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस थी, यहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस बोल दिया और इलैबोरेटेड वे में बोल दिया, तो यहाँ पे सब कुछ वही मेंशन है, सारी रिएक्शन मेंशन कर दिए अब, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज एक्स्ट्रा दिख सकती है, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइकल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये नहीं पढ़ते थे हम कि जो भी आपकी हेट्रोसाइकल्स है उनकी केमिस्ट्री बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, तो ये न्यूली एडेड है। फार्मास्यूटिकल मॉलिक्यूल्स में भी उनकी एप्लीकेशन क्या है, न्यूली एडेड है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भाई नेचुरल प्रोडक्ट ही है ये, ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड ये सब पढ़ते हैं, ये वही है। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड एक्यूरेसी जो लास्ट में मेंशन था, मीन मोड मीडियन वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वही है। बस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या दिख सकता है, एक्स्ट्रा ये दिख सकता है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पैराबोलिक फंक्शंस ग्राफ्स, पर ये भी हम पढ़ते थे। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम
आपने हमको रिवाइज्ड भी दिखाया, आपने हमको प्रपोज भी दिखाया, तो हम किसको फॉलो करें? मैं बोलूँगी, सॉरी रिवाइज नहीं, एग्जिस्टिंग, ठीक है, एग्जिस्टिंग वाला जो अभी है, प्रपोज जो अभी सिर्फ प्रपोज है, अभी वो हुआ नहीं है लागू। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सा करूँ मैम, तो मैं बोलूँगी कि देखो आप ना जो अभी है वो करो, एग्जिस्टिंग वाला, ठीक है, उन चैप्टर्स को अभी आप तैयार करो। फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम होगा तब आप कौन कौन सी चीज़ें ऐड करोगे अपने नोट्स में, जो इन पर्पल फॉर्म में लिखी हुई हैं, जो आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं, जो आपने एग्जिस्टिंग सिलेबस में नहीं देखी, जो कि पर्पल वाली लाइन्स है। उन पर्पल वाली लाइन्स में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो न्यू हैं, अदरवाइज वो सब बस इलेबोरेटेड वे में लिखी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, जो अभी सिलेबस है, जो आपका एग्जिस्टिंग सिलेबस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आप करोगे तैयार। फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम होगा तो जो पर्पल वाला हाईलाइटेड पार्ट था उनको तैयार कर लेना, कि अगर अप्लाई हो गया, अगर लागू हो गया आपका प्रपोज सिलेबस, तब भी हम तैयार रहने चाहिए दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए, है ना। उसके बाद ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स जो हैं, ये सब प्रपोज्ड सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिए गए हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि ये तो बिल्कुल लास्ट में करना, ये तो अभी करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करो अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हो जाएं तो आपसे सब हो जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा पेपर में, है ना। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सबसे पहला देखो यहाँ पे ना मैंने 1 2 3 4 ऐसे रैंकिंग नहीं दी है, कुछ भी है, मतलब ये पांचों के पांचों ही इंपॉर्टेंट है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा वाला हिसाब है, ठीक है। तो बायो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनोमेटालिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, केमिकल बॉन्डिंग है और मेन ग्रुप है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करो और फिर एक एक करके सब कंप्लीट कर लो। ये 5 अगर कंप्लीट हो जाएंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डन, सारा करना है, बट ये तो करना ही करना है और ये सबसे पहले करना है, ये कह रही हूँ, ठीक है। फिर आपके पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लिखा है, स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने बाय डिफॉल्ट लिया है कि आप जीओसी में पढ़ लोगे, पढ़ना तो है ही, सब कुछ पढ़ना है जो सिलेबस में मेंशन्ड है, बट ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इनको करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये आपके मेन चैप्टर्स होते हैं। तो देखो जीओसी इसके साथ में लिख सकते हो आप स्टीरियो, ठीक है। फिर उसके बाद रिएजेंट्स है, नेम रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी एनएमआर। देन उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म। ये 6 चैप्टर्स हैं, कोई सीरियल वाइज नहीं है, कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट वंस हैं। देन उसके बाद है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम, काइनेटिक्स, ग्रुप थ्योरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग सिलेबस क्या था, क्या चेंज हुआ है प्रपोज सिलेबस में, आज सच कुछ भी नहीं। आप पूछोगे, मैं अभी से बोल रही हूँ कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपको क्या पढ़ना है, एग्जिस्टिंग वाला पढ़ना है जो अभी चल रहा है। एग्जिस्टिंग वाले में आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने खत्म करने हैं। देन उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, वो पर्पल वाली हाईलाइटेड पॉइंट्स को देख कर कि जो नहीं एडेड उनको ऐड कर लो, यू आर गुड टू गो। फिर तो आप एग्जाम दो और बढ़िया बढ़िया रैंक लाओ, है ना। तो बस आई होप आपको अच्छे से ये क्लैरिटी मिली होगी कि क्या सिलेबस है, क्या फॉलो करना है, क्या न्यूली चीज़ है जो ऐड हो सकती है अगर प्रपोज सिलेबस आया, है ना। अगर प्रपोज सिलेबस लागू हुआ तो फिर हमको क्या ऐड करना पड़ सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एज सच कुछ भी ऐड करने का नहीं है, ठीक है। जो पर्पल वाली हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो देख लेना बस, और डरने की एज सच बात नहीं है। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करो, और अगर आपका दिसंबर टारगेट है तो अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखो कि हाँ मैं दिसंबर में क्रैक करके रहूँगा या करके रहूँगी। अपने आप पे बिलीफ रखो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।